नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भर्तियों का महीना चल रहा है। यानी भर्तियों के महीना का मतलब ये नहीं कि भर्ती आ चुकी है, लेकिन भर्ती आने के लगातार कुछ न कुछ संकेत मिलते चले आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार भाषण में 2-3 बार कह चुके हैं कि 6 महीने के अंदर हम भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। तो आने वाला 6 महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो छात्र सीटेट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है ही है। जो छात्र किसी कारणवश सीटेट नहीं क्लियर कर सके हैं तो उनके पास भी एक मौका है। सीटेट फिर से आने वाला है, दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी, जनवरी तक इसके रिजल्ट आपका सीटेट का फिर आ जाएगा। तो जनवरी में आपका रिजल्ट सीटेट का मिल जाएगा तो आप लोग भी भर्ती में बैठ पाएंगे, क्योंकि भर्ती जो होगी वह आपको मार्च अप्रैल 2026 में ही देखने को मिलेगी। इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर तक कैलेंडर ही जारी होगा, नवंबर दिसंबर तक यूपी टेट और जितने भी पहले परीक्षाएं बाकी हैं उनको कराया जाएगा। फिर जाके कहीं मार्च अप्रैल में 2026 तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। जो छात्र किसी कारण वो सीटेट नहीं क्लियर सके हैं तो वो भी एक बार सीटेट दिसंबर आने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाइए। आप लोग सीटेट पास करिए, आपको भर्ती में बैठने का अच्छा एक सुनहरा मौका मिलेगा। तो जो छात्र हमारे चैनल पे नए होंगे उनको मैं बता दूं, और जो छात्र पिछली बार हमारे चैनल से जुड़े थे उन सभी को पता ही है, मैंने सीटेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई थी। हमारे छात्र चैनल पर जितने भी छात्र जुड़े थे सभी ने बेहतरीन नंबरों के साथ सीटेट को क्लियर किया था। हमारे आप सभी छात्रों को मैं बता दूँ, जो नए छात्र हैं, कि हमारे चैनल पर NCERT सीरीज चलाई जाती है। जो पुराने छात्र हैं उनको तो पता ही होगा, हम लोग NCERT 6 to 8 का संपूर्ण निचोड़ देते हैं। और जो NCERT 6 to 8 हमारी नोट्स, हमें NCERT 6 to 8 की नोट्स देते हैं, वही नोट्स आप अदर चैनल पे जाएंगे तो आपको कॉपी कर करके 200 रुपये 300 रुपये में बेची जा रही है। तो हम निःशुल्क नोट्स देते हैं आपको, पूरा NCERT 6 to 8 साइंस और SST की पूरी नोट्स आपको देते हैं। इसके अलावा CDP, EVS, हिंदी सारी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ। सब कुछ निःशुल्क है, फ्री है, किसी भी प्रकार का पैसा आपको चार्ज नहीं करना है, सब कुछ निःशुल्क रहेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि शिक्षा आपको निःशुल्क देनी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा छात्र का सीटेट क्लियर हो और उनका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। तो जो छात्र पिछली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े थे सभी छात्रों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से साथ सीटेट क्लियर किया था। सारे फीडबैक छात्रों के आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। सबने अपना अपना रिजल्ट शेयर किया है। सबका पेपर 2 पेपर फर्स्ट में, चाहे वह साइंस पेपर 2 हो या सोशल साइंस पेपर 2 हो, तो सब ने बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ सीटेट क्लियर किया था। तो उसी के तहत हम लोग सीटेट दिसंबर 2025 और BPSC TRE 4.0 की कंबाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें हम लोग NCERT 6 to 10 सीटेट के लिए तो NCERT 6 to 8 ही आपको पढ़ना है। पर सीटेट के लिए तो मैं स्पेशली क्लास रहेगी ही, लेकिन सीटेट के अलावा यह क्लास आपको BPSC TRE 4.0, तो मैं थंबनेल में लिखता नहीं हूँ BPSC TRE 4.0 तो आप लोग देखेंगे नहीं। यह क्लास जो आपको कहीं भी कंपटीशन में बैठेंगे आपको प्रश्न NCERT 6 to 10 से ही पूछा जाएगा। तो NCERT 6 to 10 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी आप किसी भी टीचिंग लाइन की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT 6 to 10 तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोग अपना बेसिक NCERT 6 to 10 तक मजबूत कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे और आपका सपना बहुत ही जल्दी पूरा होगा। इसलिए हम लोग, हमारी NCERT सीरीज पहले से ही फेमस है। पिछली बार की सारी प्लेलिस्ट वीडियो बनी हुई हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। सब छात्रों का फीडबैक देख सकते हैं। हमारे छात्रों ने, जहां सीटेट में 16 से 17% रिजल्ट था, हमारे छात्रों में 2-4 छात्रों का छोड़ दीजिए तो सभी ने बेहतरीन अंकों के साथ सीटेट क्लियर किया था। तो आप लोग सोच सकते हैं हम लोग कितनी बेहतरीन ढंग से सीटेट पेपर 2 या सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करवाते हैं। तो हमारी NCERT सीरीज बहुत ही फेमस है। जिस तरह से हम लोग NCERT को पढ़ाते हैं, शायद ही आपको पूरी YouTube पे सर्च करेंगे तो NCERT आपको कोई इतनी बेहतरीन और इतनी डीपली पढ़ा सकता है। पिछली बार एक प्रश्न आपको बता दूं, SST में पूछा गया था, आप सबको पता होगा कि पठार या पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो यह प्रश्न पूरे YouTube पे आप सर्च कर डालें, किसी की प्लेलिस्ट, अगर कोई कह दे या प्रश्न पढ़ाया हो तो बताना। लेकिन हमने NCERT क्लास 7 जियोग्राफी में आपको जो नोट्स दी थी उस नोट्स में भी दिया गया है किस किस को किस रंग से दर्शाया जाता है, और हमने पढ़ाया भी था। तो
आप सोच समझ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो क्या हुआ है, आपको सीटेट कोई पास होता है, यूट्यूब चैनल बना लेता है और यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करता है और वही एनसीईआरटी बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न बनता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोगों के पास लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है एसएसटी पढ़ाने का। एसएसटी साइंस हो या हम लोग सीटेट की लगातार क्लासेज ले रहे हैं लगभग 6 से 7 साल से। हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है कि सीटेट में प्रश्न कहाँ से बनेगा। तो सीटेट तो आजकल तो सीटेट की हज़ारों कोचिंगें लगातार, कोई सीटेट पास होता है, मैंने सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 नंबर के साथ पास किया, रणनीति बताने लगता है कैसे पास किया, आपको वीडियो बनाने लगेगा। तो इन सब के चक्कर में आप पढ़े हैं तो आप पढ़े रहिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आप लोग एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप अपने 4 महीने, आने वाले 4 महीने हमें दे देते हैं, यानी सीटेट दिसंबर तक और बीपीएससी टीआरई भी आपको अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अपना समय हमको दिसंबर तक दे देते हैं तो मैं 100% कहता हूं, अगर एनसीईआरटी 6 to 8 के बाहर से एक भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 और उसके बाद सीटेट में कहीं और से बन जाएगा तो बताना, इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं बन सकता। सारे प्रश्न एनसीईआरटी 6 to 10 से ही बीपीएससी टीआरई 4.0 में बनेंगे, वहीं सीटेट में 6 to 8 से बनेंगे। तो आप लोग सोच समझते हैं एनसीईआरटी सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसी के तहत आज हम लोग, इसके अलावा यह क्लास डीएसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। यानी एनसीईआरटी आपको चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं, केबीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनबीएस टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी जिस भी कंपटीशन की टीचिंग लाइन से जुड़े हुए परीक्षा आप देंगे सब में एनसीईआरटी 6 to 10 से ही पूछा जाता है। तो इसी के तहत आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। भोजन का घटक क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। और मैं ये न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में इससे पहले एक चैप्टर और था, भोजन ये कहाँ से आता है, लेकिन यह सब कट चुका है और यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनता, दोनों का सम्मिलित इसी चैप्टर में है। तो इसलिए मैं जो नई न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं जो नोट्स दिया हूँ आपको, उसमें आपको मैं ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों की नोट्स दिया हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से सारी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बार भरोसा करके हमारे टीम के साथ जुड़ेंगे तो आने वाले 4 महीनों में आप लोग 100% सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अभी आपको एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ना ही है, इसको पढ़ते रहिए। बाकी स्पेशली क्लास भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की चलाई जाएंगी। तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो भोजन के घटक, इसमें सबसे पहला पॉइंट है खाद्य पदार्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है खाद्य पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक मनुष्य के लिए और दूसरा जानवरों के लिए। तो खाद्य पदार्थ 2 तरह से होते हैं, आपको पता ही होगा। जो आप लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह एक खाद्य पदार्थ हो गया, वहीं जो दूसरा जो जानवरों के लिए होता है वह भी एक खाद्य पदार्थ हो गया। यानी जो पदार्थ कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, यानी जो पदार्थ कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाया है और मानव शरीर जो हजम कर पाता है, जिससे सारे खनिज मिलते हैं, वह खाद्य पदार्थ हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। तो जो क्या होता है, जो प्रत्येक व्यंजन जो होता है एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, दाल बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है, तो सब कच्ची सामग्री से ही तो बनाया जाता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा ना, खेत से आपको मिलता है, गाय का दूध मिलता है, तो ये सब क्या होता है, सब खाद्य पदार्थ ही तो हैं। पोषक क्या होता है, तो वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। ऐसे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में होना अति आवश्यक होता है। यानी वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए, यानी हमारे शरीर में वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए ऊर्जा देते हैं, वह भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा। यानी आप लोग जो डेली खाना रूटीन अपना घर का खाना खाते हैं, किस लिए खाया जाता है, ताकि हमको प्रोटीन मिल सके, हमारे शरीर को संतुलन आहार मिल सके, तो प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सब बराबर मात्रा में मिल सके ना, ताकि हमारे शरीर का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। इसलिए जो भी हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं,
भोजन में उसको सही मात्रा, अनुपात और संतुलन में होना अति आवश्यक माना गया है। अगर सही आवश्यक नहीं रहेगा तो आपको सही से शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। इसलिए हम जो भी भोजन करते हैं उनको सही मात्रा, अनुपात एवं संतुलन का होना अति आवश्यक होता है। ये विभिन्न प्रकार के पचाक पोषक तत्व हैं, यानी विभिन्न प्रकार के 50+ पोषक तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ग्रहण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गए, फल हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, अंडे एवं खाद्य तेल, जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, पोषक तत्व जो होता है या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। यानी पोषक तत्व में क्या क्या आता है? आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, लवणों को पोषक तत्व हम लोग कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से हम लोग 6 समूहों में विभक्त करते हैं। यानी इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 समूहों में विभक्त किया जाता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सा होता है? आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन एवं जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन एवं जल। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड के रूप में पाया जाता है। मोनोसैकेराइड शर्करा का सरलतम रूप होता है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के रूप में उपस्थित रहता है। वहीं डाइसैकेराइड्स सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज एवं पॉलीसैकेराइड स्टार्च, डेक्स्ट्रीन एवं सेलुलोज के रूप में उपस्थित रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इन सारे भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख होता है। जितने भी आपको भोजन खाद्य पदार्थ दिख रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट आहार में हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख होता है। आहार में इसकी कमी होने पर ऊर्जा की कमी होती है। यानी अगर आहार में इसकी कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट की तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चावल, आलू, फल तथा कंद वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अतः यह ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन भी कहते हैं क्योंकि ये हमको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप लोग घर में चावल खाते हैं, चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फल में मिलता है कार्बोहाइड्रेट एवं कंद वाले भोज्य पदार्थों में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन भी कहते हैं। निम्न आय वर्ग के आहार की 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूर्ण हो जाती है। यानी जो निम्न आय वर्ग के होते हैं उनको आहार की जो 80% ऊर्जा इसी से पूर्ण हो जाती है। किसी से हो जाती है? इसी से पूर्ण हो जाती है। वहीं आय बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली ऊर्जा के प्रतिशत में कमी आती जाती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल हो गया, आपका गेहूँ हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, मक्का हो गया, पपीता आदि इसके मुख्य स्रोत होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत की बात की जाए, पेपर में प्रश्न कई बार बीपीएससी टीआरई 4.0 और सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में आपको कैसे प्रश्न यहाँ से बनता है? इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाएगा, प्रोटीन दे दिया जाएगा, विटामिन दे दिया जाएगा, उसके सामने ऐसे आपको कई खाद्य पदार्थ दे दिए जाएंगे। तो पूछा जाएगा इसमें से कार्बोहाइड्रेट किसमें प्राप्त होता है। तो अगर आपको उस के बारे में अच्छी से जानकारी रहेगी तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराएंगे। हम लोग इस बार क्या करेंगे, आपको एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 जैसे समाप्त होगी तो क्लास 6 से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। फिर क्लास 7 पढ़ाएंगे। जैसे ही क्लास 7 समाप्त होगी उसमें जितने प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन सा होता है, पेपर में प्रश्न बनेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे शरीर को
प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वह मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों के पुनः निर्माण के लिए होता है। हमारी पेशियां जो होती हैं अंग तथा यहाँ तक कि हमारा रक्त जो होता है अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। हमारे आहार में प्रोटीन पशु तथा पौधों दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रोटीन का अर्थ होता है पहले आने वाला, क्योंकि प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों से एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक प्रोटीन ही होता है। जैविक क्रियाओं में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। बाल आयु वर्ग को दैनिक औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो होते हैं या प्राणीज व वनस्पति दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से प्रोटीन जो होता है मांस, मछली, अंडे, दूध व दूध से बना होता है। तो प्रोटीन जो होता है या हमारे शरीर को क्या होता है, प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के निर्माण के लिए हो गया, यानी आपकी जो मांसपेशियों के निर्माण की बात आए, निष्क्रिय कोशिकाओं और ऊतकों को पुनः निर्माण के लिए हो जाए, तो हमारी पेशियां, अंग तथा यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो हम अपने आहार में जब प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। तो हमारे आहार में प्रोटीन जो होता है पशु तथा पौधों दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रोटीन का अर्थ होता है पहले आने वाला, क्योंकि प्रोटीन जो होता है या अन्य पोषक तत्वों से एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक जो होता है प्रोटीन ही होता है। यहाँ से प्रश्न पेपर में बन चुका है। जैविक क्रियाओं में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। बाल आयु वर्ग को दैनिक औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो होते हैं प्राणीज व वनस्पति दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से प्रोटीन जो होता है मांस, मछली, अंडे, दूध एवं दूध से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थों से मिलता है एवं मध्यम मात्रा में सूखे मटर, अनाज, दालें व सब्जियों से मिलता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। तो आपको जो फिगर में दिख रहा होगा इसमें सब प्रोटीन के ही स्रोत माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के स्रोतों की बात की जाए तो आपका क्या क्या आता है प्रोटीन के स्रोत में? पादप से चना हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, जंतु से मांस हो गया, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने गए हैं। अब हम लोग वसा के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग वसा के बारे में बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा आवश्यक विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिनों की आपूर्ति करता है। वसा में प्राप्त वसीय अम्ल ऊतकों को स्वस्थ रखते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जो वसा होता है या इसमें जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा आवश्यक विटामिन, जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गए, जो कि वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिनों की आपूर्ति करता है एवं वसा में प्राप्त वसीय अम्ल ऊतकों को स्वस्थ रखते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे इसमें वसा आपका पाया जाता है। वसा में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता करती हैं। शरीर के कोमल अंग जैसे आपका हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए आदि के चारों ओर वसा की एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जो आकस्मिक आघातों से इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। वसा द्वारा भोजन का स्वाद रुचिकर बनता है एवं व्यक्तिगत के खाने की इच्छा तीव्र होती है। अतः भोजन में वसा की एक निश्चित मात्रा का होना अति आवश्यक होता है। वसा के स्रोत की हम लोग बात कर लें तो वसा के स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो पादप में से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, जंतुओं से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम, मक्खन आदि वसा के मुख्य स्रोत माने गए हैं। चलिए अब हम लोग खनिज के बारे में देखते हैं। हम लोग खनिज की बात करें तो हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के मुख्य स्रोतों की बात की जाए आपका आयोडीन हो गया, अदरक हो गया, केकड़ा हो गया। तो खनिज लवण के मुख्य स्रोत क्या हो गया? आयोडीन हो गया, अदरक हो गया एवं केकड़ा हो गया। चलिए अब हम लोग फास्फोरस के स्रोत देख लेते हैं।
अगर हम लोग फास्फोरस के स्रोत की बात करें तो आपका दूध हो गया, केला हो गया, गेहूँ हो गया। और लोहे के जितने भी स्रोत, जैसे कि लोहे जो लौह पदार्थ जो पाए जाते हैं लोहे, जैसे पालक, सेब, यकृत आदि में। अब हम लोग कैल्शियम के स्रोत की बात कर लें, क्योंकि कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो दूध, अंडा आदि खनिज ऐसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अस्थियों, दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ये ऐसे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी कैल्शियम के मुख्य स्रोत की बात की जाए तो आपका दूध, अंडा आदि हो गया। इनको अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, जो अस्थि, दांत, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए अति आवश्यक माने गए हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये सब आपके कैल्शियम के मुख्य स्रोत माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रोटीन क्या करता है, या शरीर से विभिन्न रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रमुख खनिज कैल्शियम एवं आयरन होते हैं। अब हम लोग विटामिन के बारे में बात कर लें। विटामिन से कई बार सीटेट में या बीपीएससी टीआरई 4.0 में हर जगह प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में तो आपके एग्जाम्पलर जो होते हैं एनसीईआरटी के, वहीं से डायरेक्ट एग्जाम्पलर से ही हूबहू प्रश्न बन जाते हैं। अभी जब हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, तो आप लोग देखेंगे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ा दूं, फिर जितने भी क्लास 6 एनसीईआरटी से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई या सीटेट में, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो विटामिन जो होते हैं या आहार से अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाने वाले सुरक्षात्मक भोज्य तत्व होते हैं, जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, तो कुछ विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोग यहीं पे हमको बता दीजिए कमेंट में कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। बताइए जल्दी सब लोग, आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो हम लोग विटामिन बी व विटामिन सी क्या होते हैं, बीसी जो होते हैं आपके या जल में घुलनशील होते हैं, तथा एडीई के क्या होते हैं आपके, वसा में घुलनशील होते हैं। इसकी टिक होती है कीड़ा, इसको आप लोग इसकी टिक लगा लीजिए। कीड़ा क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में आपका कौन कौन सा होता है, बीसी होते हैं। तो कीड़ा वसा में, बीसी जल में। तो कीड़ा से मतलब एडीई के। ठीक, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। तो विटामिन कई प्रकार से होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, इन सब में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मैं अभी आपसे यहीं से एक प्रश्न सीटेट में एक बार पूछा गया है कि इसमें किस विटामिन में इसका कौन खट्टे, चलिए प्रश्न हम आपको बाद में बात कर लेंगे, प्रश्न भी ध्यान नहीं आ रहा है। प्रश्न पूछा गया था शायद विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो हमारे जो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया आपका, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं खट्टे फलों में। ठीक, आपका संतरा हो गया। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के नामों के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके आइए हम इसको देख लेते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो होता है या हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जो होता है या रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों यानी हमारी अस्थियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी से का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी के माध्यम से हम लोग विटामिन डी ग्रहण कर सकते हैं। अब हम लोग जल के बारे में देखते हैं। तो जल ही जीवन है। जैसा कि अभी आपको आगे पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 7 के, शायद मे बी क्लास 7 या 8 का एक चैप्टर है, जल ही जीवन है। जल चैप्टर ही दिया गया है पूरा, उसमें जल के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोग जानते रहिए
जल ही जीवन है, क्योंकि जल की आवश्यकता सभी इंसान, मनुष्य, जानवर, प्राणी सभी को रहता है। आप भोजन के बिना 1 माह से अधिक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना आप 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीव जैसे जेली फिश में उनका 90% से अधिक शरीर का भार जल में होता है। मानव शरीर में लगभग 7% जल पाया जाता है। कितना? 60% जल जो होते हैं मानव शरीर में पाया जाता है। वहीं मस्तिष्क में 85% जल होता है एवं रक्त में 79% जल तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल होता है। तो मस्तिष्क में कितना प्रतिशत जल होता है? 85% जल होता है। वहीं रक्त में 79% जल होता है। फेफड़ों की बात की जाए तो लगभग 80% जल फेफड़ों में पाया जाता है। वहीं पृथ्वी पर जो होता है जल जलचक्र के द्वारा प्राप्त होता है। अब समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी या ताप से गर्म होकर आसमान में उड़ जाता है और बादलों का निर्माण होता है और बादलों से फिर बारिश यानी वृष्टि होती है। यह बारिश वृष्टि बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी या बारिश के रूप में होती है। पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक माना गया है और पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला यौगिक भी है। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र आप लोग बता सकते हैं? कमेंट में बताइए आप लोग जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र की अगर बात की जाए H2O होता है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु संयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। यानी जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। चलिए अब हम लोग फाइबर यानी रुक्षांश के बारे में देखते हैं। तो रुक्षांश जो होता है, रुक्षांश वनस्पति पदार्थ होते हैं जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग माना गया है। यद्यपि यह हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, किंतु यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल व सब्जियां हैं। तो रुक्षांश जो होते हैं या वनस्पति पदार्थ हैं जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग माना गया है। यद्यपि यह हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, किंतु यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकताएं होती हैं। आहारी रेशे जो होते हैं वह रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। रुक्षांश के अगर मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो आपका साबुत खाद्यान्न हो गया, आपकी दालें हो गई, आलू हो गया, ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गई। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आहार के बारे में देखते हैं। तो एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा आदि संतुलित रूप में मौजूद हों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आहार का संतुलित आहार कहते हैं। तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व चाहे वह आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, प्रोटीन हो गए, वसा आदि संतुलित रूप में मौजूद हो तो उस आहार को हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहते हैं और इस प्रकार के आहार हमें शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। आहार अथवा भोजन जो होता है वह मानव जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक माना गया है। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषित करते हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास, उत्तम स्वास्थ्य और दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं।
ऐसा पदार्थ जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सब प्रचुर मात्रा में मिले तो उसको हम लोग संतुलित आहार भी कह सकते हैं। यानी हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व जो उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे आपकी दालें हो गई, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गया, मूंग व चना हो गया, केला आपका हो गया, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि, या क्या कहलाते हैं, एक संतुलित आहार कहलाते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई 4.0, डीएसएसबी, एनबीएस, केबीएस सबकी प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चलाई जाती हैं। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से पसंद आया होगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसे लगा। आगे इसी तरह के अन्य सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस नोट्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और जल्द ही आपकी, यानी मैं यूपी टेट, सुपर टेट की भी क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ। उसकी नोट्स आपकी बेहतरीन ढंग से तैयार की जा रही है। बस आजकल में नोट्स आपकी तैयार हो रही हैं धीरे धीरे। मैं कल से आपकी यूपी टेट, सुपर टेट की कंबाइंड क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। तो जो छात्र हमारे यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। कल से आपकी यूपी टेट, सुपर टेट की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।